नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें, हमले में 2 शहरियों की मौत, 2 लोग जख्मी हुए हैं। मिलिटेंटों ने पंचायत घर पर ग्रेनेड से हमला किया है। अनंतनाग के हाकुरा में मिलिटेंटों का पंचायत घर पर हमला हुआ है, जिसमें 2 शहरियों की मौत हो गई है और 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से है। पंचायत घर में बैक टू विलेज प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। आपको बता दें, अनंतनाग के हाकुरा में मिलिटेंटों ने पंचायत घर पर हमला कर दिया और इस हमले में 2 शहरियों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मिलिटेंटों ने पंचायत घर पर ग्रेनेड से हमला किया है। यह खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से है। पंचायत घर में बैक टू विलेज प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। काफी अहम खबर जो कि जम्मू कश्मीर से इस वक्त मिल रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से ये खबर है। अनंतनाग के हाकुरा में मिलिटेंटों ने पंचायत घर पर हमला किया और इस हमले में 2 शहरियों की मौत हो गई है और 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मिलिटेंटों ने पंचायत घर पर ग्रेनेड से हमला किया। आपको बता दें, इस पंचायत घर में बैक टू विलेज प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। बैक टू विलेज प्रोग्राम का फेज 2 शुरू हो चुका है और इसी के चलते पंचायत घर पे अनंतनाग में मिलिटेंटों ने हमला किया है। आगे बढ़ते हैं। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना की मेहनत और इत्तेहाद ने बीजेपी के ख्वाबों को आज चकनाचूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर टेस्ट कराने के फैसले के बाद अजीत पवार ने हथियार डाल दिए और नायब वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अजीत पवार के इस्तीफे के साथ ही बीजेपी के भी हौसले पस्त और अक्सरियत साबित करने की उम्मीदें खत्म हो गई। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ओहदे से मुस्तफी होने का ऐलान कर दिया। फडणवीस ने ओपोजिशन में बैठने का भी ऐलान किया। कि जनता ने हमारी महायुति को संपूर्ण बहुमत दिया और संपूर्ण बहुमत के साथ जनता ने हमको चुनकर दिया, इसलिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। शिवसेना ने पहले दिन से ही बार्गेनिंग शुरू की और घोषणा की, हम भले ही महायुति में चुनकर आए हो, किंतु हम सभी पार्टियों से बात करेंगे और हमको जहां मुख्यमंत्री मिलेगा वहां पर हम उनके साथ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमको 2.5 साल मुख्यमंत्री देने का वादा ये किया गया है, जो बिल्कुल गलत बयान था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया, कभी भी शिवसेना को 2.5 साल के मुख्यमंत्री का वादा नहीं किया गया था। जो वादा नहीं किया था उसको छोड़कर जो वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए हम कभी भी तैयार थे। लेकिन 2.5 साल के मुख्यमंत्री का जो वादा नहीं किया था उस पर अड़कर हमसे बातचीत करने की जगह शिवसेना ने तुरंत कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत शुरू की। तो उनकी मंशा ये स्पष्ट थी कि वे उनके साथ सरकार बनाना पहले दिन से चाहते थे। 3 पार्टियां एक साथ चर्चा करते करते 10 दिन से ज्यादा समय निकल गया, लेकिन ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी अपना तय नहीं कर पाए। इसका कारण यह था कि इनका कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम एक ही था, भारतीय जनता पार्टी को हटाना और सत्ता पाना। और इसलिए ये सारे लोग एकत्रित आकर, जिनकी वैचारिक भूमिका भी एक दूसरे से नहीं मेल खाती, विशेष रूप से शिवसेना और कांग्रेस, शिवसेना अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, ये बात अलग है कि उनका हिंदुत्व अभी सोनिया जी के चरणों में नतमस्तक है। अजीत पवार के इस्तीफे के बाद संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार अब हमारे। उन्होंने ये भी साफ किया कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला नहीं है। दादा ने इस्तीफा दिया है, अजीत दादा हमारे साथ है।
सर आपको डेफिनेटली उद्धव ठाकरे साहब अगले मुख्यमंत्री हो गए। 5 साल के लिए उद्धव ठाकरे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए, सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नो रोटेशनल चीफ मिनिस्टर, नो 5 years उद्धव ठाकरे। यौम दस्तूर के मौके पर पीएम मोदी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। पीएम मोदी ने कहा कि 70 साल पहले हमने आईन को अपनाया। आईन की एक एक दफा पर बारीकी से बहस हुई। पीएम मोदी ने मुंबई 26/11 के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। 7 दशक पहले इसी सेंट्रल हॉल में कितनी ही पवित्र आवाजों की गूंज थी। संविधान के एक एक अनुच्छेद पर बारीकी से गहन चर्चा हुई, तर्क आए, तथ्य आए, विचार आए, आस्था की चर्चा हुई, विश्वास की चर्चा हुई, सपनों की चर्चा हुई, संकल्पों की चर्चा हुई। एक प्रकार से ये सदन, ये जगह ज्ञान का महाकुंभ था और जहां पर भारत के हर कोने के सपनों को शब्दों में मढ़ने का एक भरपूर प्रयास हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, आचार्य कृपलानी जी, मौलाना आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सुचिता कृपलानी जी, हंसा मेहता, एल.डी. कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, जॉन मथाई, अनगिनत ऐसे महापुरुष जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान देकर के हमें इस महान विरासत हमारे हाथों में सुपुर्द की है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का कल का नजारा हॉकी के शायकीन के लिए अच्छा नहीं रहा। स्टेडियम में पंजाब पुलिस और पंजाब नेशनल बैंक के दरमियान मुकाबला जारी था। खेल के दरमियान ही दोनों टीमें मैदान में आपस में लड़ पड़ी। दोनों जानिब से जमकर हॉकीबाजी हुई। किसी के हाथ टूटे तो किसी का सर फूटा। दोनों टीमें एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। दोनों टीमों के दरमियान हुई इस झड़प पर इंडियन ओलंपिक संघ ने नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कड़ी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कल नेहरू कप का फाइनल मुकाबला चल रहा था। पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब पुलिस के बीच ये मुकाबला चल रहा था, लेकिन वहां पर एक तस्वीर सामने आई जिसने खेल भावना को खत्म कर दिया, क्योंकि दोनों टीमों के प्लेयर हॉकी लेकर एक दूसरे पर मारने पर उतारू हो गए और बाकायदा तौर पर एक टीम पंजाब नेशनल बैंक की टीम जो है उसकी बाजू टूटी है, सिर खिलाड़ियों के जो हैं वो फटे हैं। और बाकायदा तौर पर इनसे बात करते हैं कि आखिर वजह क्या रही, क्यों इस तरह से मैच के दौरान एक दूसरे पर खिलाड़ी हॉकी लेकर मारने को मजबूर हो गए। 3-1 से लीड कर रहे थे और जो पंजाब पुलिस की टीम है उन पर गुरबाज सिंह डीएसपी जो ओलंपियन इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, वो 4-5 जने जो इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर उनके मतलब वो खेल रहे थे। उनको ये था कि हमारे जूनियर थे 3-4 लड़के जो अच्छे प्लेयर हैं, उनको ये था कि हमारी बेइज्जती बहुत होगी जब हम इन्हों से हार जाएंगे। हम 3-4 टूर्नामेंट कंटिन्यू पंजाब पुलिस के साथ सेमीफाइनल हुआ है और हम लगातार कंटिन्यू हम इन्हों से जीते हैं। क्यों हॉकी मारी गई एक दूसरे के ऊपर? एक्चुअली में मैं अभी फॉरवर्ड लाइन में अच्छे भी हूँ, रनिंग प्लेयर हूँ, तो फिर उन लोग को पकड़ने के लिए भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उन लोग को तंग कर रहा था। उस वजह से वो लोग अब खेल भावना से नहीं देख के बॉडी प्ले करने शुरू कर दिए, धक्का मुक्की करना शुरू कर दिए। तो फिर मैं फॉरवर्ड में हूँ, थोड़ा इधर उधर होऊंगा ही। अगर ज़्यादा इधर उधर हुआ उस टाइम में वो लोग डायरेक्ट हॉकी मेरे ऊपर चलाए हैं। उसके बाद में ओपनली वो लोग भी मेरे ऊपर हॉकी चलाए हैं, जो कि हॉकी इंडिया का रूल में भी नहीं है। के सिर पर किसने मारा था? जैसे ही उन्होंने स्टोपों के पीछे से आकर हॉकी मारी तो मैं ग्राउंड में गया। तो जब मैं ग्राउंड में गया तो मेरे फर्स्ट टाइम मुझे जाते ही मेरे गुरबाज सिंह ने डीएसपी ने पकड़ा और मेरे हॉकी लगाई। जैसे ही उन्होंने मुझे पकड़ा, मुझे 2-3 बंदों ने पीछे से पकड़ा और मेरे पीछे से आकर एक पवन लड़का है, उन्होंने आकर मेरे पीछे से हॉकी आपने नहीं हॉकी मारी, आप तस्वीरें जिसे टोपो ने रिप्लाई की, आपकी तरफ से रिप्लाई की? जैसे जिस लड़के ने अपने सुमित टोपो के हॉकी मारी तो वो भाग रहा था, तो जैसे ही मैं भाग रहा तो मैंने उसको हॉकी लगाई। ठीक है, उसके लगाने के बाद मुझे गुरबाज सिंह ने पकड़ा, उनने मेरे हॉकी मारी। ठीक है, उसके बाद जो उसके 2 लड़के थे उन्होंने मेरे पीछे से आकर मेरे सिर पर हॉकी लगाई। एक्शन सख्त जो है वो आपकी टीम पर भी हो सकता है? सर, हमें जिस हिसाब से पूरे लाइव मैच चल रहा था वो तो सभी वर्ल्ड देख रहा है कि इन्होंने क्या हमारे साथ हरकत की है।
ये हम वहाँ से भागे, मतलब हमारी जान बची है जैसे इन्होंने हमारे पर वार किया है सर। ये देखिए, टीम के एक प्लेयर की बाजू टूटी है, फ्रैक्चर है, दूसरे का सिर फटा हुआ है, इधर भी सिर फटा हुआ है, और दूसरी टीम पे भी हॉकी जो है वो लगी है। उनका क्या कुछ पक्ष रहेगा और फेडरेशन एसोसिएशन बाकायदा तौर पर इस पूरे मामले में किस तरह से देखता है, क्या कुछ कार्रवाई जो है खिलाड़ियों की ऊपर होगी, क्योंकि इस मैच में कहीं भी स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो नजर नहीं आई है। कैमरामैन दीपक बिस के साथ पंकज कपाही, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में एमसीडी मुलाजमीन ने जमकर हंगामा किया। सफाई मुलाजमीन ने अरविंद केजरीवाल का पुतला सामने रखकर एहतजाज किया। उनका इल्जाम है कि आम आदमी पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में जो वादा किया था एक भी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि लाखों रुपए का एरियर मुलाजमीन का बकाया है और हुकूमत इस जानिब तवज्जो नहीं दे रही है। कर्मचारी अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। उनका कहना है ना तो अभी तक अरविंद केजरीवाल सरकार ने उन्हें नियमित किया है और ना ही उनका अरियर मिला है। इसको देखते हुए पहले भी कई बार प्रदर्शन किए जा चुके हैं। आज मुख्यमंत्री के घर के बाहर वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो पुलिस वाले हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला भी रखा गया है, उसको फूंकने की यहाँ तैयारी है, क्योंकि उनका कहना है कि लगातार कई बार प्रदर्शन करने के बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि क्या कहना है। आप ये बताइए कि लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, अभी तक आप लोगों की मांगे पूरी नहीं की गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे मुख्य रूप से जो हमारी डिमांड है, पिछले 20-22 साल से हमारे कर्मचारी पक्के नहीं हो पा रहे हैं। हमें चाहते हैं कि सारे के सारे कर्मचारी हमारे पक्के होने चाहिए। इसके अलावा जो कर्मचारी 2003 से हमारे परमानेंट हो चुके हैं ऑलरेडी, उन सबका एरियर बकाया है। इसके अलावा जो मेडिकल कैशलेस कार्ड है, मेडिकल सुविधा हमारे पास नहीं है। देखिए, जब से दिल्ली में, देश में भाजपा और आम आदमी सरकार बनी है, सफाई मजदूरों की हालत बदतर हो गई है। 6-7 बार हड़ताल पर जाना पड़ा। शर्म की बात है कि एक सफाई कर्मचारी का 10 से 12 लाख रुपया। तो आपको लगता है कि ये प्रदर्शन करने से पैसा वापस मिल जाएगा? 7 जो अपना प्रदर्शन से पैसा वापस मिल जाएगा लगता है? और हमारे पास तरीका क्या है? ड्यू है, हमारा पैसा, हमारा अधिकार है। हम थप्पड़ मार के लेंगे इनसे, ऐसे नहीं, अगर नहीं देंगे तो हम अपनी मांग को थप्पड़ मार के लेंगे। मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि सोशल मीडिया आज बहुत एक्टिव है। सबको पता है कि 4.5 साल पहले ये सीएम ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा था कि मैं दिल्ली में जितने भी सफाई कर्मचारी है उनको पक्का कर दूंगा और नई भर्ती दूंगा, इनका बकाया एरियर का भुगतान करूंगा। लेकिन आज 4.5 साल बल्कि 5 साल पूरे होने के बावजूद भी एक भी सफाई कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया। यानी अभी आपकी जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई है। ये एकदम झूठा, निकम्मा पहला ऐसा सीएम है जो कहने के बावजूद अपने वादे से मुकर जाता है। तो यहाँ पर जो तमाम सफाई कर्मचारी है उनका कहना है कि पिछले 5 सालों में अब तक सफाई कर्मचारियों की किसी भी तरीके की मांग को पूरा नहीं किया गया है। इसी को देखते हुए यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसके साथ आप देखेंगे कि बोर्ड, यहाँ पर एक पोस्टर भी है जिस पर साफ तौर से लिखा गया है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री शर्म करो, क्योंकि जो वादे किए थे वो नहीं दिए गए, जो बकाया एरियर था वो नहीं दिया गया। 25 वर्ष से सफाई कर्मचारी कच्चे हैं, जिनको नियमित करना था उनको नियमित नहीं किया गया। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली वालों को फजाई आलूदगी से कुछ ज्यादा राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। लोधी रोड में आज सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 215 रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि कल एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 से 250 रिकॉर्ड किया गया था। गुज़श्ता 2 दिन से दिल्ली एनसीआर में हवा की रफ्तार बढ़ी है, जिससे अवाम को थोड़ी राहत मिली है। अवाम का कहना है कि दिल्ली वाले कब तक मौसम के हिसाब से रहेंगे, हुकूमत को इसका कुछ मुस्तकिल हल निकलना होगा। पोल्यूशन से हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। सुबह शाम यही सोचते रहते हैं कि बाहर जाएं या ना जाएं। आज भी 10 बार सोचने के बाद आए हैं यहाँ ओपन के अंदर सैर करने के लिए कि शायद आज कुछ ठीक है। पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी केजरीवाल जी की काफ़ी सारी चीज़ों से काफ़ी फ़र्क तो पड़ रहा है। वो अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी अभी जो पराली जल रही है उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, उसको तो गवर्नमेंट को ही देखना है ना। पोल्यूशन है तो बहुत ज़्यादा, पर फिर भी ठीक है, चल रहा है। हमारा इंडिया ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। पोल्यूशन की बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली में। काफ़ी लोगों को भी यहाँ पे जिनको सांस की प्रॉब्लम है, ज़्यादातर उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है।
तो ये लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए और साथ के साथ सरकार को भी इसके रिगार्डिंग कुछ और अच्छे कदम उठाने चाहिए। 19-20 का फर्क है, कोई खास इतना फर्क नहीं है। अभी भी वही तकलीफ? हाँ, तकलीफ वही महसूस होती है। फेफड़ों में सांस लेने में बहुत दिक्कत, फेफड़ों में तकलीफ, खांसी। 1-2 दिन जो संडे और पिछले संडे को जरा हवा तेज थी, इस वजह से आसमान साफ हो गया था। उसके बाद फिर वही पोजीशन होगी जो पहले थी। 1200 plus reporters। खास बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भोपाल हनी ट्रैप मामले में बड़ा खुलासा। एसआईटी की ऑडियो और वीडियो जांच में 137 बड़े चेहरों के नाम, 54 आईएएस और आईपीएस भी शामिल। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से होगी धान की खरीदारी। मरकज के तयशुदा एमएसपी पर धान खरीदा जाएगा। धान खरीदी पर सियासत भी जारी। भोपाल में अब कार और जीप समेत तमाम बड़ी गाड़ियों में डस्टबिन रखना लाजमी। गाड़ियों में डस्टबिन नहीं होने पर कटेगा चालान। भोपाल को क्लीन सिटी बनाने की समेत एक कदम। भोपाल हनी ट्रैप मामले में जराये के हवाले से एक बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी की ऑडियो और वीडियो जांच में तकरीबन 137 बड़े चेहरों के नाम सामने आए हैं, जिसमें 54 आईएएस और आईपीएस शामिल है, जबकि बीजेपी, कांग्रेस और आरएसएस से जुड़े कई लीडरों के नाम भी शामिल है। इस लिस्ट में कई कारोबारियों और बिल्डरों के नाम भी शामिल है। इस मामले में ईडी ने मुलजिम खवातीन पर खर्च होने वाली रकम की जानकारी मांगी है। इन खवातीन की कई बार बैरून ममालिक का दौरा कराया गया था, उसकी भी जांच हो रही है। दिल्ली सरकार का वो है कि कहीं उनके जो लोग फंस रहे हैं उनको उसमें से कैसे निकाला जाए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग और उनसे संबंधित जो अधिकारी फंसे हैं उनको निकालने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होगा नहीं कुछ। कमलनाथ हुकूमत रियासत में पहली बार 4 बड़े बांधों की रेत फरोख्त करने की तैयारी में है। बांधों की रेत को फरोख्त करने से हुकूमत के खजाने में 210 करोड़ रुपए आएंगे। इस तजवीज को कल होने वाली काबीना की मीटिंग में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। हुकूमत का कहना है कि रेत निकालने की वजह से इन बांधों में और ज्यादा पानी की गुंजाइश हो जाएगी, जिससे किसानों का भी फायदा होगा। इसके जरिए हुकूमत बारिश के पानी का जखीरा अंदोजी की भी बात कह रही है। छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला रमन सिंह ने धान की खरीदारी को लेकर वज़ीर आला भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके इंतखाबात के दौरान अवाम से किए गए वादों को नहीं निभाने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने शायराना अंदाज में ट्वीट किया, कमेटी के कंधों पर अपने वादे कब तक लादोगे? हर मोड़ पर जनता पूछेगी कितनी दूर तक भागोगे? रमन सिंह ने कहा कि किसानों के साथ एक बार फिर धोखा हुआ है। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से मरकज के तयशुदा एमएसपी पर धान खरीदा जाएगा। वज़ीर आला भूपेश बघेल ने उसका ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि बाद में किसानों को बोनस भी दिया जाएगा। इसको लेकर 5 वुज़रा की कमेटी बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी के मामले पर बीजेपी असेंबली से लेकर सड़क तक हुकूमत को घेरने की तैयारी में है। ओपोजिशन लीडर धर्मलाल कौशिक के घर पर बीजेपी लीडरों की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि रियासत में 1380 मराकज़ पर धान की खरीदी होनी है और बीजेपी सभी मराकज़ पर एहतजाज करेगी। बीजेपी की मांग है कि हुकूमत 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदारी करे। बीजेपी लीडर 2 दिसंबर को गवर्नर से भी मुलाकात करेंगे। ग्वालियर में प्याज की जखीरा अंदोजी और कालाबाजारी को रोकने के लिए इंतजामिया सख्त नजर आ रही है। इसको लेकर हुक्म भी जारी किया गया है। कारोबारी अब ज्यादा से ज्यादा 500 क्विंटल प्याज का स्टॉक रख सकते हैं, जबकि छोटे दुकानदारों के लिए यह हद 100 क्विंटल तक मुकर्रर की गई है। इंतजामिया ने इसके लिए बाकायदा टीम बनाई है जो हालात पर नजर रखेंगे। अगर इससे ज्यादा स्टॉक मिला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भोपाल में अब कार और जीप समेत तमाम बड़ी गाड़ियों में डस्टबिन रखना लाजमी होगा। अगर आपकी गाड़ी में डस्टबिन नहीं होगा तो आप पर फाइन हो सकता है। भोपाल म्युनिसिपल ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। लोगों को बेदार भी किया जा रहा है और मुफ्त में डस्टबिन भी तकसीम किए जा रहे हैं। दरअसल भोपाल को सफाई सुथराई में पहला मकाम दिलाने के लिए म्युनिसिपल ने ये कवायद शुरू किए हैं। उन्होंने बोरवन नामी क्लब के साथ मिलकर ये पहल शुरू की है। कार में आपको डस्टबिन रखना अनिवार्य है ताकि कार से कचरा जो भी आप करते हैं, जो भी आपके पास में खाने पीने के वेफर्स होते हैं, बिस्किट के होते हैं, जो भी है मूंगफली के छिलके, वो आप बाहर ना फेंकें। और ये अभियान नगर निगम द्वारा जो है वो 2000 डस्टबिन को बांटा गया है, फ्री में बांटेंगे। और इसके अंतर्गत अब ये कार्रवाई की जाएगी कि अगर कार से किसी ने भी अगर गंदगी करी है बाहर फेंकता हुआ पाया जाएगा तो, और कार में अगर डस्टबिन नहीं होगा तो भी हम स्पॉट फाइन करेंगे। गिरियाबंद की एक नन्ही फनकार अपने गीत के जरिए अवाम में माहौलियाती आलूदगी के ताल्लुक से बेदार करने की कोशिश कर रही है। नवी जमात की तालिबा नंदनी यादव अपने गीत के जरिए माहौलियात को बचाने की कोशिश कर रही है। उनका मानना है कि जंगलों और खेतों में आग लगाने से माहौलियात को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, जिसको वो अपने गीतों के जरिए बेदारी फैलाकर रोकने की अपील कर रही हैं। खार माँ जाके पैरा भूसा माँ लगा के आगे झन ढीलुगा तू मन दावाला हे भैया झन ढीलुगा तू मन दावाला। खेते खार माँ जाके पैरा भूसा माँ लगा के आगे झन ढीलुगा तू मन दावाला हे भैया झन ढीलुगा तू मन दावाला। पैर भुसाला के गाय बछरुला खवाहो दूध दही हरकत के लाल जहाँ पिया हो। सोन दीदी मोर भैया सोन दीदी मोर भैया सुन संगियों में तान तुमन झन ढीलुगा तू मन दावाला हे भैया झन ढीलुगा तू मन दावाला। गाय बैला की कीमत लाभ तो थकर जाना जुन्ना से आन मन के बात लागा माना। नहीं तो बुआ हो धार धार नहीं तो बुआ हो धार धार नहीं गावतवार भैया झन ढीलुगा तू मन आगेला हे संगे झन ढीलुगा तू मन आगेला। मध्य प्रदेश हुकूमत पुलिस भर्ती की उम्र की हद में बदलाव की तैयारी में है। इसको लेकर जल्द ही काबीना में तजवीज पेश की जा सकती है। वहीं बीजेपी ने उसको लेकर हुकूमत को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश हुकूमत पुलिस भर्ती में उम्र की हद में कमी करने जा रही है। 2 साल कबल बीजेपी ने पुलिस भर्ती के लिए उम्र 28 से 5 साल बढ़ाकर 33 साल कर दी थी। अब हुकूमत इस फैसले को वापस लेने की तैयारी में है। जल्द ही इसको काबीना की हरी झंडी भी मिल सकती है। हालांकि रियासती वजीर जीतू पटवारी से जब इस ताल्लुक से सवाल किया गया, इन्होंने गोलमोल जवाब दिया। ये वाली व्यवस्था पे मुझे नॉलेज में नहीं है, मैं पता करूँगा। 2017 में बीजेपी हुकूमत ने डीएसपी, सब इंस्पेक्टर और जेल कांस्टेबल समेत दीगर पुलिस ओहदों के लिए उम्र की हद में बदलाव किया था। उम्र की हद को 21 से 28 को बढ़ाकर 33 साल कर दिया गया था, जबकि ख्वातीन के लिए उम्र की हद 38 साल कर दी गई थी। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, मिलिटेंटों ने पंचायत घर पर जम्मू कश्मीर में हमला कर दिया है। अनंतनाग के हाकुरा में मिलिटेंटों ने हमला किया है। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, बताया जा रहा है कि 2 शहरियों की मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हुए हैं इस हमले में। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि 3 बजे के करीब ये हमला अंजाम दिया गया है, जब
बैक टू विलेज फेज 2 का प्रोग्राम वहां पर जारी था मकामी पंचायत घर में, और इसी बीच मिलिटेंटों ने पंचायत घर पर ग्रेनेड दागा और जरा की अगर माने तो उसके बाद फायरिंग भी मिलिटेंटों ने की, जिसके नतीजे में 2 अफराद जो है उसमें जांबाज हुए हैं और 2 दीगर जो अफराद थे वहां पर वो शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और जख्मियों में सरपंच, जो मकामी सरपंच है पीर रफी अहमद, वो भी शामिल है, और दूसरे जो हलाक शुदगान में शामिल है वो शेख ज़हूर उनका नाम बताया जा रहा है, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर थे और वहां पर अपनी ड्यूटी पर मामूर थे, जो बैक टू विलेज सरकार की जानिब से प्रोग्राम जारी था। गुज़श्ता 2 दिनों से आज दूसरा दिन था इस प्रोग्राम का, और इसी जो पंचायत है जहां पर हमला किया गया तो वहां पर ये प्रोग्राम जारी था, और इस बीच ये कार्रवाई अंजाम दी गई और पुलिस ने इस पूरे इलाके को मुहासे में ले लिया है और फौज भी वहां पर आ पहुंची, और जो मफरूर मिलिटेंट या हमलावर हैं तो उनकी तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। और जरा कि अगर माने तो ये एक कोशिश हो सकती है, जो बैक टू विलेज प्रोग्राम जिस तरह से फेज 2 कल से शुरू हो गया है पूरे जम्मू कश्मीर में, तो उसमें रखना डालने की ये एक कोशिश हो सकती है।